Hello guys, welcome to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. And अब से जो thought of the days है वो thought of the day जो है वो आया करेगा मिस बीइंग ऑफिशियल पे। जो मिस बीइंग ऑफिशियल है वो मेरा लाइफ कोचिंग का इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, आप कोई लाइफ से रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आप डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगी। बट प्लीज इंश्योर कि आप लाइफ रिलेटेड इश्यूज के बारे में ही बात करें इंस्टा पे, इस वाले अकाउंट पे, बिकॉज वहाँ पर मेरी जो टीम है वो इसी बारे में बात कर पाएगी। एक्सपर्टीज उसमें इसमें ही है। अगर आपको एजुगिरी मतलब अगर आपको न्यूज़पेपर रिलेटेड कोई डाउट या कुछ भी है तो आप @IamEduGiri पर मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, राइट। एंड अगर लॉ रिलेटेड डाउट्स हैं तो लॉगिरी पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर है @IamLawgiri के नाम से, राइट। सो ऑल ऑफ दिस फॉर यू एंड या थॉट्स वगैरह वहाँ पर आया करेंगे, ओके। एंड बट इफ़ यू वांट कि यहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर भी आ जाए तो बता देना, बट अभी के लिए @MissBeingOfficial को ज़रूर फॉलो करना। एंड फॉलो से ज़्यादा डू वॉच, जो भी मैं वहाँ पर रील्स वगैरह पोस्ट कर रही हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। 78 MP सस्पेंडेड, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, सस्पेंशन तो कोई ना कोई एमपीज की होती रहती है, बट हाँ 78 MP सस्पेंड हुए हैं। तो अभी हमें इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, अभी बस हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है कि MP सस्पेंड हुए हैं। वाई द MPs हैव बीन सस्पेंडेड? क्योंकि दे हैड क्लाइम्ड ऑन द स्पीकर्स पोडियम टू रेज स्लोगन्स, ठीक है। स्पीकर के पोडियम पे चढ़ के बैठ गए थे टू रेज स्लोगन, तो इसी चक्कर में 78 MPs को सस्पेंड कर दिया गया है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि मर्डर, ऑपोजिशन क्या कह रही है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो गई। क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जस्ट इन केस कोई पूछ लेता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आपके नोट्स में ऐड करवाऊंगी, राइट। उसके बाद बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन बिल्स एस क्यों लगा रही हूँ आज मैं हर चीज के आगे, ठीक है। चलिए, टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023। तो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 जो है वो क्या है? टेलीकम्युनिकेशन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन मंडे प्रपोजेस द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रीराइट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस लॉ, ठीक है। तो ये किसको रिपील करेगा? ये रिपील करेगा, रिप्लेस करेगा द टेलीग्राफ एक्ट 1885 को, ठीक है ना। विल रिप्लेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विल रिप्लेस टेलीग्राफ एक्ट, विल रिप्लेस टेलीग्राफ एक्ट 1855। एक बार चेक कर लूँ, 1885। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो बिल आएगा अगर ये लॉ बन जाता है तो ये किसको रिप्लेस करेगा? टेलीग्राफ एक्ट 1885। टेलीग्राफ एक्ट 1885 कैसे याद कर सकते हैं 1885 को? 18 ईयर्स का ग्रैंडसन, 85 ईयर्स के उसके दादाजी, राइट। तो 18 ईयर का ग्रैंडसन, 85 ईयर्स के उसके दादाजी, 1885। टेलीग्राफ एक्ट जो है वो कौन रिप्लेस करेगा? टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023, अगर ये पास हो जाता है, राइट। बिल से लॉ तक की जर्नी किसको याद है? कौन मुझे बता सकता है बिल से लॉ तक की जर्नी? मैंने करवाई हुई है। एनीवन हु इज न्यू इन द गेम, बिल से लॉ तक की जर्नी नहीं पता? या देखो, अगर कुछ नहीं पता उसको पूछो, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाओ, ताकि मैं उसमें से कमेंट्स में से उठा सकूं एंड आने वाली क्लासेस में आपके वो पर्टिकुलर जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूं, राइट। बिकॉज आने वाली क्लासेस में बहुत बार होता है कि न्यूज़पेपर के अंदर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो नहीं इंपॉर्टेंट होता है, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं उसको इंक्लूड कर सकती हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड इन करंट अफेयर्स। आपको लगेगा रट्टा ही तो मारना है, नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप रट्टा नहीं मार पाओगे। For easy ratta, for easy mug-up, it is very very important to have clarity, to have a good, उसके लिए अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशंस बिल को कौन रिप्लेस कर, टेलीकम्युनिकेशन बिल नया आ रहा है वो कौन से बिल को रिप्लेस करेगा? लॉ को टेलीग्राफ एक्ट 1885 को करेगा।
यहाँ पे किस चीज की बात करी जाएगी, कंसोलिडेटिंग स्पेक्ट्रम रूल्स, राइट ऑफ वे, जितने भी रूल्स हैं टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड वो सारी चीजों के बारे में बात करेगा। ठीक है, जो भी इनके डिस्प्यूट्स होते हैं वो कैसे सॉर्ट आउट होंगे, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ लाइसेंसिंग द बिल रेफर्स ओनली टू ऑथराइजेशंस दैट विल हैव टू बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ licensing bill refers only to authorizations that will have to be obtained by telecom operators। ठीक है ना, आज की डेट में इनको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, वो ना लेकर के लाइसेंसिंग ना लेकर के ऑथराइजेशंस लेनी पड़ेगी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। ठीक है जी, तो इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, जियो, एयरटेल, ये सब के ऊपर लॉस, ट्रांसमिशन एंड अदर प्रोवाइडर्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज विच हैव बीन डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ एनी मैसेज बाय वायर, रेडियो, ऑप्टिकल और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स। तो इनके लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आ रहे हैं। ठीक है ना, तो रेंज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज भी इसके अंदर कवर हो जाएंगी। ठीक है ना, टेलीफोन वाली सर्विसेज, मोबाइल वाली सर्विसेज तो है ही है, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज भी कवर हो जाएंगी, राइट। तो इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज भी इसमें आ जाएंगी। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है हमें ये पता होनी चाहिए, अगर ये पास हो जाता है फिर हम थोड़ा बहुत जो डिटेल में जिसमें से क्वेश्चन निकल सकता है वो ही पढ़ेंगे। ठीक है, रिमेंबर, मैं बार बार कह रही हूँ, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना। अगर मैं डिटेल में करवा रही हूँ इट इज बिकॉज उन पॉइंटर्स में से क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, स्पेशली एनडीए सीडीएस वाले। आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन तो पक्का ही है कि लॉ जजमेंट्स में से आता ही आता है, तो प्लीज ध्यान से इसको सुनिएगा। लॉ इंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए तो ये है ही इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड अनदर। तो ये केस किससे रिलेटेड था, ये भी मैंने बताया नहीं आपको। इट इज रिलेटेड टू द जो गवर्नर वाली सिचुएशन हुई थी। गवर्नर वाली सिचुएशन किसको याद है कि गवर्नर बिल नहीं पास कर रहे थे, किसको याद है? आर्टिकल 200 पे क्लैरिटी देता है ये बिल, तो हम लिख सकते हैं गवर्नर वाला केस, लिख सकते हैं, लिखवा रही हूँ, गवर्नर वाला केस है ये। अगर हम इसके अंडरस्टैंडिंग करेंगे अभी, तो यहाँ पे आर्टिकल 200 क्या बताता है? आर्टिकल 200 क्या बताता है? आर्टिकल 200, एनीवन इन द चैट सेक्शन? आर्टिकल 200 क्या बताता है? पावर टू गिव एसेंट टू द गवर्नर्स पावर टू गिव एसेंट, पावर टू गिव एसेंट टू द बिल। एसेंट का मतलब क्या होता है जी? एसेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल। एसेंट का मतलब अप्रूवल होता है, बिल को अप्रूवल। इसकी जर्नी पता है सबको, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है आप लोगों को कि एक जो बिल होता है वो लॉ कैसे बनता है। जो बिल होता है वो प्रपोजल, कि ऐसा लॉ हो, प्रपोज्ड लॉ, ठीक है, ऐसा लॉ हो। ठीक है, फिर ये डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है, ये बिल पास हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में, और फिर ये किसके पास जाता है? स्टेट के अंदर ये जाता है गवर्नर के पास। और गवर्नर को क्या करना होता है? गवर्नर को एसेंट देना होता है। एसेंट वर्ड का मतलब क्या है? अप्रूवल। बिल का अप्रूवल देना पड़ता है और तभी वो लॉ बनता है, और तभी जो बिल जब लॉ बनता है हम उसको फॉलो करते हैं आप और मैं। ये जर्नी के अंदर कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी ये जर्नी के अंदर? आर्टिकल 200 ऑप्शंस देता है गवर्नर को। क्या ऑप्शंस देता है? ऑप्शंस क्या होती है गवर्नर के पास? कोई मुझे बता सकता है? सबसे पहली ऑप्शन चार्ट सेक्शन में देखना चाहती हूँ मैं। सबसे पहली ऑप्शन कि एसेंट टू द बिल, ठीक है ना, एसेंट टू द बिल, कि अप्रूवल दे दिया जी, लॉ बना दिया। ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन विद होल्ड द बिल, ठीक है। तीसरी ऑप्शन क्या है? सेंड बैक द बिल, withhold the bill, send back the bill, refer it to the president,
रेफर इट टू द प्रेसिडेंट। ये 4 ऑप्शंस हैं, अगर आपको नहीं पता था तो गवर्नर के पास जब बिल जाता है तो उसके पास ये 4 ऑप्शंस रहती हैं गवर्नर के पास, कि या तो वो उस बिल को एसेंट दे दे, मतलब अप्रूवल दे दे, अप्रूवल दे दिया, बिल लॉ बन गया, कोई डिस्कशन नहीं, हो गया, काम खत्म। विद होल्ड द बिल, विद होल्ड द बिल के अंदर क्या होता था अभी तक, टिल नाउ डेड हो जाता था बिल, कि बिल गवर्नर के पास पड़ा ही खत्म हो जाता था, कुछ भी नहीं हो पाता था उस बिल का। और इसी चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। क्यों, क्या हुआ, जहां जहां पर प्रॉब्लम हुई, कहाँ पर हुई, केरला, पंजाब, तमिलनाडु, यहाँ पर जो स्टेट थी वो बिल पास करती थी और जो गवर्नर थे वो बिल अपने पास ही रख लेते, वो किसी को देते नहीं थे, आगे जाने ही नहीं दे रहे थे बिल। तो बिल कहाँ पे फंस के बैठ गया था, यहाँ पे गवर्नर के पास ही पड़ा रहता था। तो ये सारी एक्टिविटी जो थी वेस्ट जा रही थी, जो लेजिस्लेचर चाह रही थी वो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि इट हैज टू सेंड इट बैक, इट हैज टू सेंड इट बैक, मतलब गवर्नर हैज टू सेंड इट बैक। गवर्नर के पास ऑप्शन नहीं है, उसको वापस भेजना पड़ेगा बिल। जो थर्ड ऑप्शन है, अगर ये वाली ऑप्शन जो है उसके बाद नेक्स्ट यही होगा, ठीक है ना। सेंड द बिल बैक वैसे भी है नॉर्मल, कि एक बिल आया उसको वापस भेज सकता गवर्नर, पर हिट विद होल्ड वाली ऑप्शन को इस जजमेंट ने चेंज करके सेंड बैक द बिल वाली ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अब ये वाली ऑप्शन गवर्नर के पास है ही नहीं है। सेंड बैक द बिल में क्या होता है कि एक बार बिल वापस भेज दिया, एबीसी बिल आया गवर्नर के पास, गवर्नर ने वापस भेज दिया एबीसी बिल, अब एबीसी बिल दोबारा पास करके स्टेट लेजिस्लेचर ने भेज दिया। अब जब सेकंड राउंड में आया है तो गवर्नर के लिए मैंडेटरी है उसको पास करना, मैंडेटरी टू पास है वो, इट इज मैंडेटरी टू पास द बिल। उसके बाद ये है रेफर इट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं, बट इसके अंदर लिमिटेड केसेस में कर सकते हैं। और ऑर्डर कह रहा है कि अब ये वाली ऑप्शन का मिसयूज जो है गवर्नर्स ने करना स्टार्ट कर दिया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से लिमिटेड केसेस के अंदर जो बिल है वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं। बट उससे पहले एक रीडिंग मारेंगे। जो मैंने इतना आपको एक्सप्लेन किया है, आप जब रीडिंग करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। In a landmark judgment delivered on November 10, 2023 in the state of Punjab versus Punjab Secretary to the Governor of Punjab and another, the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, gave a creative interpretation to Article 200 of the Constitution. Article 200 क्या है? जो अप्रूवल की पावर के बारे में बात करता है। किसकी अप्रूवल? बिल की अप्रूवल, गवर्नर की पावर with regard to the bill. Right? Governor, when a bill after of India which relates to the options before a governor when a bill after being passed by state legislature is presented to him for his assent. मैंने ये समझा दिया, आपको समझ में आ गए? Yes, yes, yes in the chat section. The new interpretation relates to the real meaning of the first proviso of Article 200, जो explanation provide करी गई है Article 200 की Constitution के अंदर, उससे डील करती है ये जजमेंट। कौन सी जजमेंट? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड अनदर डील करती है, which says that the governor may send the bill back to the assembly with a request for reconsideration of the bill as a whole or certain provisions, कि वो वापस भेज सकता है to reconsider the bill. It further says that if the assembly after such reconsideration passes the bill with or without the amendment, the governor shall not withhold assent from the bill. ये किसके बारे में बात करें? send it back वाले में। मैंने बताया कि अगर वो वापस आ जाता है बिल गवर्नर के पास, एक बार बिल आया, गवर्नर ने वापस भेज दिया। देखो, इसको मैं बना के दिखाती हूँ, ठीक है। लेजिस्लेचर ने गवर्नर को बिल भेजा कि भैया इसको पास कर दो, गवर्नर ने अब लेजिस्लेचर को वो सेम बिल भेज दिया। अब जब लेजिस्लेचर ने इस बिल को भेजा, ये फर्स्ट टाइम भेजा था, ठीक है, और ये लेजिस्लेचर सेकंड टाइम भेज रही है, तो जब सेकंड टाइम बिल भेज रही है तो इट इज मैंडेटरी टू पास। इसके बारे में बात करें हम, ये वाली ऑप्शन के बारे में बात करें। देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट वन ऑफ द प्रोवाइजो। वो कौन सा है? वो है विद होल्ड एसेंट वाली जो है, ये वाली जो ऑप्शन है, इससे रिलेटेड कंफ्यूजन थी, क्योंकि ये कहा जाता था दैट वंस एसेंट इज विदहेल्ड, वंस अप्रूवल इज विदहेल्ड, द बिल इज गोइंग टू डाई अ नेचुरल डेथ, क्योंकि उसका कोई कुछ भी नहीं
नहीं करेगा। और ये कहा गया था कि ये डिस्क्रिशनरी है, मर्जी है, डिस्क्रिशनरी मतलब मेरी मर्जी, गवर्नर की मर्जी है, वो रख ले छोड़ दे। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, विद होल्ड बिल्ड करके आप अपने डेथ नहीं करवा सकते बिल की, आपको वापस भेजना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में बहुत क्लियरली कहा गया है, ठीक है। उसके बाद द जजमेंट सेज दैट इफ द गवर्नर डिसाइड्स टू withhold assent he has to send it back to the assembly immediately for reconsideration, in which case he has no other option except to give assent. Needless to say that through this judgment the CJI in a far-sighted approach has protected the rights of the legislature. अब यहाँ पर ऑदर अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा है कि इससे CJI ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या किया, लेजिस्लेचर की जो लॉ मेकिंग पावर है, लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ मेकिंग करता है, लॉ मेकिंग पावर को प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि यही है जिसके पास पावर है। गवर्नर इज अ नॉमिनेटेड पर्सन, वो इलेक्टेड नहीं है, जो इलेक्टेड है उसके पास रियल पावर लाई करते हैं। इलेक्टेड कौन है, सीएम और उसकी कैबिनेट, वो इलेक्टेड है, उनके पास रियल पावर लाई करते हैं। लेजिस्लेचर को लोगों ने इनको पावर दी है, गवर्नर को तो दी ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं रिजर्विंग अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इस वाली पे बात करेंगे, ये वाले पॉइंट पे बात करेंगे। रिजर्विंग बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, रिजर्विंग बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें क्या कह रहे हैं ये ध्यान से पढ़ने वाली। द क्रूशियल क्वेश्चन इज ऑन व्हाट काइंड ऑफ बिल्स अ गवर्नर कैन सेंड द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या है, व्हाट काइंड ऑफ बिल्स कैन बी सेंट फॉर रिकंसिडरेशन टू द प्रेसिडेंट, रिकंसिडरेशन टू द प्रेसिडेंट, या रिकंसिडरेशन ऊपर से कॉपी करना, ये लोग कर ही दो इससे पहले कि कोई आ जाए हेट करने वाला, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ बिल्स कैन बी सेंट टू द प्रेसिडेंट, वो कहते वो वाले बिल्स जो कि दीज आर बिल्स विच डेरोगेट from the powers of the high court in such a way as to endanger constitutionally designed position of that court, कि position of high court को endanger कर दे, वो वाले bills, ठीक है। ये कौन से bills हैं, लिखेंगे साथ में, these are bills which derogate from the powers of the high court in such a way as to endanger the constitutionally designed position of the court। मतलब हाई कोर्ट की पावर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये रेफर कर सकते हैं, नॉर्मल में रेफर नहीं कर सकते। सो द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायर्स अ गवर्नर टू सेंड ऑल सच बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, सिंस कंसिडरेशन बाय प्रेसिडेंट मींस कंसिडरेशन बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ होम मिनिस्ट्री। मतलब वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, होम मिनिस्ट्री जो है फिर वो बिल का फेट जो है वो डिसाइड करती है। तो ये वाले बिल्स जो हैं गवर्नर प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है और कोई बिल नहीं कर सकता। बट आज की डेट में वो हर कोई बिल उठा करके कराए, ऐसा ऑर्डर का मानना है। तो अगर आपको आर्टिकल 200 पे आज क्लैरिटी आई है तो बता दो कि यार हाँ क्लैरिटी आई है, मजा आया या नहीं, तो लिख दो मजा आ गया। इट इज नो वंडर दैट सच एक्शंस हैव कंपेल्ड ग्लोबल डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे जो सस्पेंड किए गए हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उस पे ये एडिटोरियल आया था जिसके अंदर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ओपिनियन थी जो हमारे यूज की नहीं थी, बट यहाँ पे वी डेम इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। वी डेम इंस्टीट्यूट ने जो है उसने क्या कहा है कि इंडियाज डेमोक्रेसी इज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब एक ही इंसान है जो पूरा सब कुछ चला रहा है, कि इलेक्टेड तो है बट फिर भी ऑटोक्रेसी है। ये वी डेम इंस्टीट्यूट ने बोला है इंडिया की डेमोक्रेसी को लेकर, ठीक है। इट इज हाईली अनलाइकली दैट पॉलिटिकल डिफेक्शंस एज वेल एज, अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे हम। एंटी डिफेक्शन लॉ
एंटी डिफेक्शन लॉ, जो पुराने बच्चे हैं वो बताएंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, और जो नए बच्चे हैं वो कर लेंगे, फिर उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। कोई मतलब इनको बहुत सारी बातें बताएंगे, तुम्हें पता चल जाएंगी, डरने वाली बात नहीं, इनको कैसे पता हमें नहीं पता, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है। हाँ हाँ हाँ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन क्या होती है, व्हाट इज डिफेक्शन? अगर हम सादी भाषा में समझे डिफेक्शन क्या होती है, डिफेक्शन changing of parties by elected members, changing of parties by elected members, by elected members, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, वरुण 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 ने इलेक्शन लड़ा, किसकी तरफ से लड़ा? वरुण ने इलेक्शन कांग्रेस की तरफ से, ठीक है ना। फिर वरुण कांग्रेस से खुश नहीं था, ठीक है, वरुण कहता मैं तो बीजेपी में जाऊंगा, ठीक है। अब कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, वरुण वन, जीत गया वरुण कांग्रेस से इलेक्शन लड़के, बट अब वो एमपी बन गया, ठीक है, या एमएलए बन गया, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब वो कहता मैं बीजेपी में जाऊंगा। अब वो क्या है? वरुण क्या है? एक इलेक्टेड मेंबर है, एक एमपी है, ठीक है ना। तो अब वो क्या कर रहा है? चेंज ऑफ पार्टी। ये को क्या बोलेंगे इसको हम? इसी को, यही दल बदलने वाली बात को डिफेक्शन बोलते हैं, यही दल बदलने वाली बात को डिफेक्शन बोलते हैं। आया समझ? आया समझ? व्हाट इज डिफेक्शन इन द चार्ट सेक्शन? यस 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 यस, ठीक है। चेंज ऑफ पार्टीज बाय इलेक्टेड मेंबर्स इज डिफेक्शन, ठीक है। अब डिफेक्शन से क्या हो सकता है? डिफेक्शन से क्या हो सकता है? डिफेक्शन कैन लीड टू डिसक्वालिफिकेशन, डिफेक्शन कैन लीड टू डिसक्वालिफिकेशन। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहेगा, बट डिसक्वालिफिकेशन क्या हर केस में हो जाती है? डिसक्वालिफिकेशन हर केस में हो जाती है, बताओ यस और नो? नहीं, नॉट एवरी डिफेक्शन लीड्स टू डिसक्वालिफिकेशन। क्यों? तो यहाँ पर जो डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेक्शन की बात होती है वो 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो रखी है। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। किसकी बात करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। 10th शेड्यूल किसकी बात करता है? दल बदलने वाली बात को बात करता है। ये लॉ क्यों आया? क्यों जरूरत पड़ी 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आने की? क्योंकि बहुत ज्यादा दल बदले जा रहे थे, ऐसा लग रहा था काम कम हो रहा है, दल ज्यादा बदले जा रहे हैं, तो ये लॉ लेकर आए थे 10th शेड्यूल की फॉर्म में, कि ताकि डिफेक्शन जो है वो कम से कम हो, ठीक है। बट डिस्क्वालिफिकेशन कब होती है? आइए पढ़ते हैं। द एंटी डिफेक्शन लॉ फाउंड अंडर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड टू कर्ब फ्लोर क्रॉसिंग बाय लेजिस्लेचर। इसको चेंजिंग, दल बदलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्लोर क्रॉसिंग बाय लेजिस्लेचर्स, लॉ मेकर्स, जिनको हम चूज करते हैं, जो कहते हैं ना हमें वोट दो, हमें दो वोट दो, ये क्या बनते हैं? लेजिस्लेचर बनते हैं, इट लेजिस्लेटर्स बनते हैं। इट प्रोवाइड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर इन instances where they voluntarily switch parties or vote against the party's direction. ये क्या हो सकती है? पार्टी डायरेक्शन देती है कि इसमें यही वोट करना है, अगर वो नहीं मानेंगे पार्टी को तो भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। बट व्हेन 2/3 ऑफ, ये लिखेंगे, व्हेन 2/3 ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, when 2/3 of elected members of a party agree to merge with another party, they become exempt from disqualification. Before 2003 there was a provision where if, अब यहाँ पर मैंने कहा था ना डिस्क्वालिफिकेशन हर केस में नहीं होती, अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो उठ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो इसको मर्जर बोला जाता है, और इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। अब ये कौन डिसाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं? पहले क्या डिसाइड करना होगा? हु डिसाइड्स इफ defection has taken place or not, if defection has taken place or not, कौन डिसाइड करता है?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन डिसाइड करता है? क्योंकि अगर डिफेक्शन हुई है तभी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है ना। अगर डिफेक्शन हुई है बट वो किसी उसमें आ रहा है, आपके कवर हो रहा है इन द एग्जाम्शन, तब नहीं होगा। तो डिफेक्शन हुई है या नहीं, तो ये कौन डिसाइड करेगा? डिस्क्वालिफिकेशन होगी या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर ऑफ द हाउस, स्पीकर के पास पावर है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिफोर 2003 देयर वाज अ प्रोविजन वेयर इफ एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्प्लिट इन द ओरिजिनल पार्टी 1/3 of the members of the legislature moved out of party, they were exempt from disqualification. However, given its excessive misuse, the provision was omitted by 91st amendment of the constitution. तो 91st amendment of constitution हुई, 91st amendment of constitution हुई, तो ये वाला आया कि 2/3 अगर चेंज करते हैं। अर्लियर कितना था? अर्लियर इट वॉज 1/3, कि अगर 1/3 मेंबर्स उठ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होगा? तो डिफेक्शन, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज योर एंटी डिफेक्शन लॉ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डज COP 28 मीन फॉर द सिटीज? अब COP 28 दुबई के अंदर हुई, यहाँ पे शहरों के बारे में कितनी बात करी। क्यों शहर के बारे में बात करनी है? क्योंकि कह रहे हैं आने वाले टाइम में 66% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू रिजाइड इन अर्बन एरियाज। व्हाट आर अर्बन एरियाज? शहरों में, सिटी के अंदर, सिटी के अंदर रिजाइड करने वाली है, ठीक है। हैज बीन डिस्क्राइब बाय सम एज मिक्स्ड बैग। अब क्या है, इवन दो इट कुड नॉट कम अप विद अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट, बहुत सारी बातें हुई। तो यहाँ पे अगेन रेपिटेशन हो रही है कि कोप में ग्लोबल स्टॉक टेकिंग हुई, कोप के अंदर ग्लोबल स्टॉक टेकिंग हुई, लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात हुई। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, प्लीज पिछली वीडियो को रेफर कर लीजिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। गाइस अगर आपको इस चीज की फुल फॉर्म नहीं पता, UNFCC की फुल फॉर्म नहीं पता, तो प्लीज नोट कर लो, ये पेपर में आती है, हलवा क्वेश्चन है, याद करके चले जाओ। UN तो पता ही है, यूनाइटेड नेशंस है, SCC फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला कि 44% 1995 में 44% जनता जो थी वो सिटीज में रह रही थी, अब 55% रह रही है और 68% हो जाएगी 2050 में, ठीक है। एट दिस ईयर्स COP देयर वाज अ स्पेशल डेडिकेटेड मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब जो सिटी में लोग मूव हो रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत करी गई। इसमें डिमांड क्या रखी गई? डिमांड ये रखी गई कि जो सिटी के अंदर लीडर्स हैं, जो सिटी को चला रहे हैं, उनको भी पावर देनी चाहिए। क्यों पावर देनी चाहिए? क्योंकि वो मेन रीजन बनेंगे क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ने के लिए। इंडिया के अंदर चेन्नई हैज इट्स ओन climate action plan and has decided to meet their zero emission targets 2050 even before Indian national government stipulated time period of 2070। तो यहाँ पे इंडिया नेट जीरो कब जाएगा? 2017 में, बट चेन्नई 2050 में चला जाएगा। एंड नेट जीरो का मतलब क्या है कि या तो एमिशंस होगी ही नहीं, अगर हो रही हैं तो उनके कुछ सिस्टम है, या तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्री एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई मशीन वो कर रही है, कुछ होगा, बट अर्थ को पॉल्यूट नहीं होने देंगे। दैट इज व्हाट इज नेट जीरो का मीनिंग, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स अप बट स्टिल बिलो प्री पैंडेमिक लेवल्स। कोविड से इतने लोग नहीं फॉरेन से इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है यार। जब भी बाहर निकलते कोविड का डर डाल दे, तो अब अभी देख लो दोबारा से आ गया कोविड भैया। एक तो कोविड भैया अपने घर बैठ के, इधर से न्यू ईयर आता है, उधर से कोविड भैया आ जाते हैं। क्या तुम बैठो अपने घर, ठीक है। स्वदेश दर्शन, अपने देश के दर्शन, स्वदेश दर्शन मतलब ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा,
ठीक है ना। स्वदेश दर्शन कौन कौन करता है? स्वदेश दर्शन भाई, अपना देश भी बहुत बढ़िया है और मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं घूम कर आई हूँ अभी, मजा आ गया यार। मतलब साउथ इंडिया में गई थी मैं बचपन में, साउथ इंडिया बचपन तो नहीं, मतलब बड़ी हो गई थी, बट मतलब मैं साउथ इंडिया घूमने गई थी और बहुत ज्यादा, मतलब ना लोग ऐसे थे कि अरे ये क्या है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करी थी मैंने, ठीक है। और मुझे ना इस बार मतलब जा तो रहे थे, पर मुझे ऐसा था यार कि दोबारा से ना हो, क्योंकि वेकेशन पे होते हो यार, डिस्क्रिमिनेशन फेस करने का किसका मन होता है, किसी को भी अच्छी नहीं लगती, राइट। बट इस बार मजा आ गया यार। मतलब इफ देयर इज अ साउथ इंडियन हु इज हियरिंग, ठीक है भाई, मतलब प्यार हो गया तुम लोगों से यार। मतलब वो जो बचपन का वो था ना, डर था, वो निकल गया यार। यू हैव चेंज लाइक एनीथिंग। मतलब मजा आ गया, मजा। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ कुछ कह रहे हैं भाई, इतना हंस हंस के बोल रहे हैं, स्ट्रीट पे तुम चल रहे हो, लोग स्माइल दे रहे हैं, मजा आ गया। अब हम दोबारा जाएंगे, मजा आ गया, मजा। यस, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं। स्वदेश दर्शन 2 जो है वो क्या है? फ्लैगशिप स्कीम ऑफ, फ्लैगशिप स्कीम ऑफ, flagship scheme of Ministry of Tourism, which provides financial assistance to state governments, ठीक है। which provides, एक मिनट, अब इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर कि सबसे पहले ये स्कीम किसकी है? स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ऑब्वियसली टूरिज्म को उसको बढ़ावा देना, बट टूरिज्म की स्कीम है, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, क्या कर रहे हैं इसके अंदर? प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स financial assistance, provides financial assistance to state governments and UTs and central agencies for development of, for development of tourism infrastructure at various destinations, ठीक है जी। तो यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करें कि भैया टूरिज्म को बढ़ाने के लिए तुमने जो स्ट्रक्चर बनाने उसको बना लो, ठीक है ना, और टूरिज्म प्रमोट करो, ठीक है। द प्रसाद पिलग्रिमेज, प्रसाद मिलेगा जी कहाँ पर? चलो, प्रसाद पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब जो मंदिर और जो यात्रा, मतलब रिलीजियस यात्रा पे जाते हैं ना, वो, यस, ठीक है। पिलग्रिमेज रिजुविनेशन and spiritual and spiritual augmentation drive, कि लोग स्पिरिचुअल हो जाएं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा बंद करके आपस में और लोगों के साथ थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, पॉइंट क्या है, क्या कर रहे हैं? स्कीम फोकसेस ऑन, स्कीम फोकसेस ऑन, scheme focuses on developing and identifying pilgrimage sites across India to promote religious tourism, ठीक है। it aims to integrate pilgrimage destinations in a prioritized, planned and sustainable manner, aims to integrate, ठीक है, pilgrimage prioritized, planned and complete religious tourism experience, यार कंप्लीट रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी यार। मतलब ठीक है, इतनी दूर दूर से हम मंदिर में जाते हैं, ठीक है, एंड वहां पे क्या करते हैं लोग यार, पकड़ के आगे फेंक देते हैं। और ये सच में होता है यार, इतनी दूर से इंसान आया है, पता नहीं कितना ट्रैवल टाइम करके, इतनी यात्रा कर कर पैसे लगाए, टाइम लगाए, एनर्जी लगाए, और भगवान जी को 2 सेकंड देखने भी नहीं दिया। ये बहुत गलत है यार। मतलब दिल टूट जाता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है। भगवान को देखने तो दो, शांति नहीं है, पुलिस वाले सीटी मार रहे हैं, विस्टल कर रहे हैं। अरे आप ठीक है, आपको अपना काम करना है, करिए, बट जिस तरह के इन्वायरमेंट में है उसका तो ध्यान रखिए।
ये बहुत बड़ी कंप्लेंट है मेरी, मतलब मजा नहीं आता है ऐसा, मतलब अंदर से पुश करना पड़ता है अपने आप को, चलो चलते हैं कोई बात नहीं। द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म ह्यूजली डिपेंड्स ऑन पिलग्रिमेज टूरिज्म, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और मैं ये बहुत फेमस फेमस जगहों की बात कर रही हूँ कि लोग इतनी दूर से आते हैं और लोग क्या करते हैं, पुलिस वाले पकड़ के ऐसे धाड़ फेंक देते हैं और रोकना पड़ता है कि कोई ओल्डी है तो भाई उनको मत करो ऐसा, वो दिखते ही नहीं है। इतना इनह्यूमन भी मत हो, माना तुम्हारी जॉब इजी नहीं है, बट फिर भी। इंडियाज फर्स्ट विंटर आर्टिक एक्सपीडिशन, तो ठीक है जा रहे हैं, इतनी सर्दी में भेज रहे हैं भैया, चलो आर्टिक एक्सपीडिशन पे कौन जा रहा है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट टीम टू होल्ड स्टडी। इंडियाज फर्स्ट विंटर आर्टिक expedition begins. Raman Research Institute, Raman Research Institute team to hold study. ठीक है, इंडियाज फर्स्ट विंटर आर्टिक एक्सपीडिशन बिगिंस, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट टीम टू होल्ड स्टडी। ठीक है, तो इस साल का फर्स्ट एक्सपीडिशन हो रहा है। द इंस्टीट्यूट सेड ऑन मंडे, एक काम करना है आपको, निकालना है कि रमन इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड कहाँ पर है ये, ठीक है। द डे व्हेन अर्थ साइंस मिनिस्टर किरण रिजिजू, ठीक है ना, जीजू अब कहाँ के जी मिनिस्टर बन गए हैं, अर्थ साइंसेस मिनिस्टर, अर्थ साइंसेस मिनिस्टर किरण रिजिजू। किरण के जीजू कहाँ पर है अब, किरण के जीजू अब अर्थ साइंसेस का डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। दैट इट्स रिसर्चर्स वुड एग्जामिन कैरेक्टराइजेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी इन्वायरमेंट इन द सलबार्ड रीजन ऑफ आर्टिक इन नॉर्वे। क्या करेंगे, वुड एग्जामिन द कैरेक्टराइजेशन of radio frequency environment in the Svalbard, एक मिनट, इरेजर आ गई, Svalbard region of the Arctic, radio frequency of environment in the Arctic in Norway। आर्कटिक के स्पेलिंग एज यूजुअल मैंने गलत लिखे हैं, तो ठीक कर देते हैं, इन नॉर्वे, ठीक है। द सर्वे विल हेल्प एस्ट्रोनॉमर्स असेस द सूटेबिलिटी ऑफ दिस यूनिकली लोकेटेड रीजन फॉर कैरिंग आउट प्रिसिशन एस्ट्रोनॉमी मेजरमेंट्स, ठीक है। सर्वे ये लिख लो, सर्वे विल हेल्प एस्ट्रोनॉमर्स assess the suitability of this uniquely located region for carrying out precision astronomy measurements, ठीक है। इंडिया हैज बीन रनिंग, फैक्ट आ गया, ग्रीन पेन से लिखते हैं, इंडिया हैज इट्स ओन research station named Himadri in Svalbard since 2008, ठीक है। India's research station in Alisund town in Bogror Peninsula, where research institutes from 10 countries have laboratory, ठीक है। Team of 4 scientists will mark on Thursday too, ठीक है ना। टीम विल, इसको हम नॉर्मल ब्लू पेन से लिखेंगे, चलिए, टीम विल गो टू इंडियाज रिसर्च स्टेशन इन Alisund town on the Bogor
Peninsula, where research institutions, ठीक है बस इतना ही लिखेंगे और डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है. द मंथ लॉन्ग साइंटिफिक एक्सपेडिशन इज बीइंग फंडेड बाय, पॉइंट ये लंबा बनेगा नोट्स. मंथ लॉन्ग द एक्सपेडिशन, scientific expedition scientific expedition is being funded by Earth Sciences Ministry. ठीक है. National Center for Polar and Ocean Research, Goa, is the nodal agency spearheading the expedition. ठीक है ना. तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं. फंडिंग कौन कर रहा है भाई? अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री. नोडल एजेंसी, बाकी कौन सब कुछ देख रहा है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च, पोलर एंड ओशन रिसर्च. क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन ओशन रिसर्च कहाँ पर है? गोवा में है. Sorry for the bub. आ सकता है. For nearly a decade now, engineers and scientists at the RRI have been working on the development of the shaped antenna measurement of the background radio spectrum, SARAS. SARAS. SARAS क्या है? अगर आप राजस्थान में जाएंगे, ठीक है, राजस्थान में जाएंगे तो सरस नाम का उनका है, मतलब गवर्नमेंट का ही है. वहाँ पे क्या लस्सी मिलती है यार, मजा आ जाता है सरस की लस्सी, मतलब नज़ारेदार. बट वहां पे ना कुछ और जगह पे कुल्हड़ लस्सी मिलती है, वो तो और भी नज़ारेदार है. मतलब अगर तुम एक बार पीने लग जाओ ना तो फिर तुम लंच डिनर में लस्सी ही पियोगे. और अगर तुम्हें मेरी तरह स्पाइस से एलर्जी है तो भैया वो तो हर खाने के साथ दो दो मतलब ग्लास पीने पड़ते हैं, पर मजा आ जाता है यार. पानी आ गया मुंह में. चलो पढ़ाई करते हैं. सरस का फुल फॉर्म लिखेंगे पहले. क्या है? शेप्ड एंटीना, शेप्ड antenna measurement of the background radio spectrum series of experiments. ठीक है ना. इस पे कौन काम कर रहा है? RII has been working on developing this. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या है? सरस क्या एम करता है? सरस aims to study, सरस aims to study faint cosmological signal from hydrogen, commonly referred to as 21 centimeter signal emerging from the cosmic dawn, an epoch of reionization. अब कॉस्मिक डॉन क्या होता है? पूछो मेरे से, पूछो. कॉस्मिक डॉन जो होता है, डोनेट्स, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, 4th पॉइंट बनेगा. कॉस्मिक डॉन denotes the period when the first stars and galaxies were born in the universe. ठीक है ना. ये वाइटल फेसेस हैं जहां पर universe underwent during its early stages of evolution. These periods in cosmic history are not well understood due to lack of observation. Cosmic dawn
ठीक है ना, पीरियड जब फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सी वर बॉर्न इन द यूनिवर्स, उनको स्टडी करते हैं। Sensitive electronic instruments will be used to study the incoming radio signals in the frequency range of so and so ठीक है, ओके, इसमें से कुछ नहीं यूज करना। नया कोविड का वेरिएंट का नाम क्या है? JN1.1 वेरिएंट, ठीक है ना, ये कोविड का है, ठीक है, और न्यू वेरिएंट है, न्यू कोविड वेरिएंट, और ये कहाँ पर आ गया है? कह रहे हैं केरला में आ गया। केरला की मिनिस्टर कहती है हाँ हमारे पास अभी इतने केसेस हैं बहन, आने भी नहीं चाहिए प्लीज, बहुत हो गया, नहीं चाहिए हमको। ये न्यू ईयर के टाइम पे क्यों आता है कोविड? ये भी क्या घर में चिल मार रहा होता है, उसके बाद निकलता है घूमने के लिए। चिले के अंदर जो वोटर्स हैं वो कहते हैं हमको नहीं चाहिए नई कॉन्स्टिट्यूशन। तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या? चिलियन वोटर्स रिजेक्टेड proposal to have a conservative constitution to replace Chile's dictatorship era charter, ठीक है ना। लोग कहते हैं हमको नहीं चाहिए, हमको यही पसंद है, हमको नहीं चाहिए आज़ादी, ठीक है। 55.8% वोटेड नो, कहते नहीं हमको ये जो है वही चाहिए। इजिप्ट प्रेसिडेंट री इलेक्टेड, इजिप्ट प्रेसिडेंट, क्या नाम है इनका? इजिप्ट वाले वैसे ही डरे बैठे हैं, उनके यहाँ और मतलब आसपास लड़ाई चल रही है, कहते हैं यही ठीक है। अब्देल, अब नहीं बदलेंगे, अब्देल, अब्देल हम लेकर आएंगे, फतह अल सीसी, इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट। चलो, अफगानिस्तान लेफ्ट आउट ऑफ कोप 28, होप्स फॉर इंक्लूजन इन कोप 29, ठीक है ना। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, अफगानिस्तान लेफ्ट आउट ऑफ कोप 28, तो बहुत सारी कोप में ये आ नहीं रहा है। कोप इज क्लाइमेट चेंज समिट, ये तो सबको पता है ना, क्लाइमेट चेंज समिट, ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न हैव बीन रेज्ड ओवर अफगानिस्तान बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस, फ्लड्स और ड्रॉट आ रहे हैं, वहाँ पे सूखा पड़ रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। इट हैज़ बीन लेफ्ट आउट, इट हैज़ बीन left out of UN talks since Taliban took over Kabul in 2021. No foreign government has formally recognized Taliban leadership. नो फॉरेन, यार ये तो कुछ नहीं तो रिकग्नाइज कर लिया थोड़ा बहुत, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे अब, मतलब ये हो रहा है तो देखते हैं। ये वाला पॉइंट लिखना है, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC Scope Bureau is responsible for accrediting parties to the annual summits decided at November 2020 meeting to defer a decision on future Afghanistan representation, ठीक है, मतलब डिसाइड कर देंगे। बट यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है ये है जो डिसाइड करता है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है। इनविटेशन देना है या नहीं देना, ये मैंने रिपीट कॉपी कर दिया। गाइज, अगर आपको loggery.in पर आप नहीं गए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स, यू विल फाइंड करंट अफेयर्स के लेक्चर्स
ठीक है ना। ये जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। यहाँ पे 7 to 8 आवर्स के अंदर आपका फुल मंथ कवर हो जाएगा। यहाँ पे आपको लेक्चर्स मतलब वीडियो लेक्चर्स क्लासेस तो मिल ही रहे हैं, डिजी नोट्स भी मिल रहे हैं। ये हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट MHCET 3 इयर्स के आ गए हैं, CUET PG के आ गए हैं, और कौन से मॉक टेस्ट चाहिए ये आप हमें बता दीजिएगा। डेली नोट्स जो है आपको ₹100 में मिल जाते हैं, ₹100 पर मंथ। mRNA की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट इज mRNA? mRNA जो होता है, इन योर बॉडी क्रिएट mRNA दैट सर्व एज इंस्ट्रक्शंस। mRNA क्या होता है ये लिख लेते हैं। mRNA सर्व एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक serve as instructions to make specific protein to make specific proteins you need to function। ठीक है ना, आप स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाओ जो आपको फंक्शन के लिए चाहिए। ठीक है ना, तो mRNA सर्व्स एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन्स यू नीड टू फंक्शन। ठीक है, अब रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं कि हम न्यू mRNAs क्रिएट न्यू mRNAs टू करेक्ट दोज इंस्ट्रक्शंस व्हेन दे आरंट वर्किंग। है ना, रिसर्चर्स लिखेंगे, रिसर्चर्स researchers can create new mRNA to correct those instructions when they aren't working। जब इंस्ट्रक्शंस वर्क नहीं करें, रिसर्च कैन क्रिएट न्यू mRNAs करेक्ट दोज इंस्ट्रक्शंस व्हेन दे आरंट वर्किंग, जो वो नहीं काम कर रहे हैं। mRNA क्या करता है, क्या करता है, सर्व एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन यू नीड टू फंक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर वो नहीं बना रहा है तो वो नया भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेटिकन सिटी में क्या हो रहा है, कैथोलिक प्रीस्ट कैन ब्लेस अ गे और अदर अनमैरिड कपल says Vatican approve, पोप ने अप्रूव किया है। Vatican approves that a Catholic priest can bless a gay or other unmarried couples as long as it's not giving impression that church is blessing the union। मतलब अलग अलग ब्लेस कर सकते हैं बट यूनियन को नहीं ब्लेस कर सकते, मतलब जो इकट्ठा हुआ है वो नहीं। ठीक है, जो गे और अनमैरिड है और साथ में किसी के, वो कर सकते हैं, ये ऐसा हुआ है। अब ये हमने भूटान वाले सिटी के बारे में कल पढ़ लिया था। भूटान के अंदर क्या प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है भाई, लोग भूटान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जॉब्स नहीं है, तो जॉब क्रिएट कर रहे हैं अब ये लोग। ASI फाइल्स रिपोर्ट, आर्कियोलॉजिकल लिखेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI submitted its report on scientific survey of the Gyanvapi mosque premises। सबसे पहली चीज, किसको दिया है सर्वे? सर्वे किसको दिया है? वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। ठीक है ना, a petition has been moved by Anjuman Intizamiya Masjid Committee that manages 17th century Gyanvapi Mosque। कौन मैनेज करता है ज्ञानवप्पी मॉस्क को? अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी manages 17th century ज्ञानवापी मॉस्क।
ठीक है। अब यहाँ पे कि इसको पब्लिक ना किया जाए, ये क्या कह रहे हैं, पब्लिक ना किया जाए, हिंदू पिटिशनर्स कह रहे हैं इसको पब्लिक किया जाए। ठीक है ना। साइंटिफिक सर्वे क्यों हुआ है, एम ऑफ सर्वे इज टू डिटर्मिन, एम ऑफ सर्वे was to determine was to determine if the mosque had been constructed over mosque has been constructed over pre-existing structure of a Hindu temple। ठीक है ना, कहा जाता है कि वहां पे पहले एक हिंदू टेम्पल था, उसको रिमूव करके मॉस्क बनाया गया। क्या ऐसा हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए it took several months for ASI to complete the survey and file the report, which runs into hundreds of pages along with an annexures, मतलब जो पार्ट है कि हाँ इसके लिए ये रेफर करो ये करो। The survey was ordered during the hearing of a suit filed by Rakhi Singh and 4 other Hindu women। तो यहाँ पर सूट के बारे में, केस किसने फाइल किया है, सर्वे was ordered, survey was ordered during the hearing of suit filed by Rakhi Singh and 4 other Hindu women seeking the right to worship Hindu deities within the Gyanvapi mosque premises all round the year। ठीक है ना, तो वहां पे कह रहे हैं कि हमारे डाइटी, हमारे भगवान है अंदर, हमें उनको प्रे करने का मौका दिया जाए हर रोज, ये डिमांड थी। द मेनेटेबिलिटी ऑफ द सूट हैज बीन चैलेंज, कि ये तो कर ही नहीं सकते सूट, ये चैलेंज किया हुआ है कमेटी ने। ठीक है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट enforcement directorate, that is ED, need not punish a person accused under PMLA, that is Prevention of Money Laundering Act, that is PMLA, with a copy of the grounds of detention at the time of his arrest। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अब देखो यहाँ पे ना 2-3 कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, तो साइड में कॉन्सेप्ट्स लिख लेते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, क्या करता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, पीएमएलए क्या है। देखो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैंडल करता है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब इलीगली, गलत तरीके से पैसे कमाना। अगर मैं ड्रग्स बेचकर पैसे कमा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग, मेरे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है। गलत तरीके से पैसे कमा रही हूँ, इलीगल तरीके से पैसे कमा रही हूँ। ठीक है, दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब यहाँ पर अगर किसी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो बताते हैं क्या करना है क्या नहीं, अगर कोई ऐसा कर रहा है उसके अंदर अरेस्ट किया है, तो कॉपी ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, कि भाई क्यों करा है हमने तुमको अरेस्ट, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट विद अ कॉपी ऑफ, नीड नॉट फर्निश एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट नहीं देने की जरूरत, तो कब देने की जरूरत है, ठीक है, ये देने की जरूरत है। नीड टू बी प्रोवाइडेड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे पूरा, रिटर्न कम्युनिकेशन, कोर्ट हेल्ड रिटर्न कम्युनिकेशन, कोर्ट हेल्ड रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ grounds of arrest need to be provided only within a reasonable
period of the arrest, that is within 24 hours. वो कह रहे हैं कि जैसे ही आप अरेस्ट कर रहे हो वैसे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, बट 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट के बीच में आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, उसके बाद तो ये शाही ईदगाह के बारे में पढ़ेंगे। शाही ईदगाह के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अब हम थोड़ी और डिटेल में जाएंगे। शाही ईदगाह, अ थ्री डोम्ड मॉस्क इन मथुरा will be surveyed following the decision of Allahabad High Court, which permitted an application seeking appointment of a court commission to inspect the Shahi Idgah Mosque that stands adjacent the Krishna Janambhoomi। तो किसी ने एप्लीकेशन फाइल करी, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा कि आप सर्वे करवाइए। क्यों सर्वे करवाइए? कि यहाँ पर पहले एक टेम्पल था, उसको रिमूव करवा के औरंगजेब ने मॉस्क बनवाया। The plea for a survey was filed on behalf of Hindu deity Sri Krishna and 7 others who, in their original suit pending before this court, claimed that the mosque was built over the birthplace of Sri Krishna on the orders of Emperor Aurangzeb in 1670. Since the Babri Masjid judgment in 2019, 9 cases related to Sri Krishna Janambhoomi and Shahi Idgah Masjid have been filed, and finally Allahabad High Court ने कह दिया कि आप जो है इसका सर्वे करिए। कौन मेंटेन करता है? व्हाट डज द मस्जिद मेंटेन? द लॉयर्स ऑफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एंड शाही ईदगाह मस्जिद कमिटी कंटेंटेड इन द हाई कोर्ट दैट द शाही ईदगाह मस्जिद डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ दिस एट कत्र केशव देव एंड दैट द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा डज नॉट लाई बीनीथ द मॉस्क। ठीक है, मुस्लिम साइड कह रहे हैं कि भाई ये नहीं है इनका, ठीक है ना, यहाँ पे मॉस्क की था, ये सब है। उसके बाद यहाँ पर हमने शाही ईदगाह वाला टॉपिक जो है कब कवर किया था, डेट बता देना। वहाँ से अलावा जो चीज़ें हैं, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो आपको ज्ञानवापी के लिए भी समझना पड़ेगा, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपको कृष्ण जन्मभूमि वाले केस में, शाही ईदगाह वाले केस में भी समझना पड़ेगा। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये 1991 के अंदर आया, और ये क्या करता है? ये प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट्स मना करता है, प्रोहिबिट्स चेंजिंग द करेक्टर, प्रोहिबिट्स चेंजिंग द करेक्टर of any place of worship as it existed on 15th August 1947। क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। इट प्रोहिबिट्स चेंजिंग द करेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इज एग्जिस्टेड ऑन 15th अगस्त। मतलब जैसी 15th अगस्त 1947 को जो रिलीजियस करेक्टर था उस जगह का वो वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते। ये 1991 के एक लॉ ने बोला गया है, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पे मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी 1947 में, अगर मस्जिद थी, टेम्पल है टेम्पल रहेगा, जो था वो वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। Now, Babri Masjid, Ram Janambhoomi verdict जो है, the apex court held that Places of Worship Act imposed a non-derogable obligation towards enforcing our commitment to secularism under the Constitution। ठीक है जी। अब यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ लैंड पढ़ रहे हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी तक हमने नहीं पढ़ाई है। हिस्ट्री ऑफ लैंड इज हिस्ट्री ऑफ शाही ईदगाह थिंग, ठीक है। क्या है ये? द सर्वे हैज बीन ऑर्डर्ड एज द हिंदू रिप्रेजेंटेड डिमांड कंप्लीट ओनरशिप ऑफ प्रीमाइसेस वेयर द केशवा देवा टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदू रिप्रेजेंटेटिव क्या कह रहे हैं? हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स डिमांड कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द प्रीमाइसेस where the Keshva Deva temple was destroyed on the orders of Mughal Emperor Aurangzeb in 1670। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टेम्पल हुआ करता था। केशवा देवा टेम्पल हुआ करता था, 1670 में मुगल एम्परर औरंगजेब के ऑर्डर पे डिस्ट्रॉय किया गया। ये हिंदू साइड एलेज कर रही है, बोल रही है। द टेम्पल हैड बीन बिल्ट इन 1618 टेम्पल हैड बीन built in
1618, during the reign of Aurangzeb's grandfather Jahangir by Beer Singh Bundela. Important, very important. कब बना था ये टेम्पल जो डिस्ट्रॉय हुआ? The temple had been patronized by Aurangzeb's brother and rival for Mughal throne Dhara Shughon. Later in 1850, Raja Patni Mal of Benares bought the land. तो यहाँ पे लिखेंगे राजा पत्नी माल of Benares in 1815 bought the land from East India Company, that is Britishers से. His descendants sold the land to, मतलब इसके जो आगे करता थे उन्होंने क्या किया? His descendants, इनके जो थे, sold the land to Jugal Kishore Birla for rupees 13,400, who then set up Shri Krishna Janam Bhoomi Trust. ठीक है, it acquired ownership. Now ये जो trust है, it acquired ownership rights over the temple, and in 1951 13.77 acre land was placed in the trust. ठीक है ना? अब इसके अंदर एक था with the condition that the property cannot be sold or pledged, कि ना तो इसको आप प्लेज कर सकते हो ना ही इसको बेच सकते हो. ठीक है ना? अब ये अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ, इन 1968 an agreement was signed between Shri Krishna Janamsthan Seva Sangh and Shahi Idgah Masjid Trust. अब इसके अंदर क्या हुआ? As part of the settlement, the temple authority had conceded a portion of land to the Idgah. Now the temple petitioners want possession of entire parcel of the land. ठीक है, तो ये पूरी इसकी स्टोरी है विच इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना. loggery.in पर जाकर आप अगर कुछ भी बाय करना है तो कर सकते हो. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दैट्स इट. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन. मिलेंगे कल 6 बजे. टेक केयर. बाय बाय. डू कॉमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. कॉमेंट्स ज़रूर करा करिए, मैं पढ़ती हूँ आपके कॉमेंट्स. बाय बाय. टेक केयर.